आज के इस खास कार्यक्रम हुंकार में हम बिहार चुनाव के नतीजे और उसके बाद जिस तरह से महागठबंधन लगातार ईवीएम और वोट चोरी के आरोप लगा रहा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार का गठन हो गया है। इधर विपक्ष अब भी बूथ कैंसिल, ईवीएम और चुनावी नतीजों में हेराफेरी का आरोप लगाकर एनडीए पर निशाना साध रहा है। अब विपक्ष के सभी आरोपों पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है और महागठबंधन को आत्ममंथन करने की सलाह दी है। चिराग ने आरजेडी और कांग्रेस को लेकर कहा है कि ये लोग अगर बहाना बनाना नहीं छोड़ेंगे तो ये कभी सत्ता में नहीं लौटेंगे। इसी दौरान विपक्ष को नसीहत देते हुए चिराग ने कहा कि हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है और विपक्ष को भी अपनी हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ने की बजाय अपनी हार और रार पर मंथन करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सुनिए चिराग पासवान ने विपक्ष को लेकर और क्या कुछ कहा है। आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार से, हम लोग गुजरे हैं ना। मेरे नेता मेरे पिता 2009 की हार के बाद देखिए किस तरीके से 2014 में उन्होंने अपने आप को खड़ा करने का काम किया। 2021 में मुझसे मेरी पूरी पार्टी छीन ली गई, पर आज 2024 और 2025 में हम लोगों ने पुनः अपने आप को स्थापित करने का काम किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया। इन लोगों ने अभी तक मंथन तक करना जरूरी नहीं समझा। एक बैठक की बस नेता चुन लिया अपने आप को और अभी तक आप इस बात पे ही ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। कभी एसआईआर खराब, तो कभी इसका वोट चोरी हो गया, तो कभी इसने वोट काट लिया, तो कभी यहाँ धांधली हो गई, वहाँ मतलब आप दूध के धुले हैं, बाकी सब गलत है। 3 बार से सत्ता में नरेंद्र मोदी जी जीत के आ रहे हैं, वो गलत है, पर 2 बार यूपीए जीत के आ जाती है, वो ठीक था। जहां पे आप जीत जाते हैं झारखंड जैसे राज्यों में तो वो गलत हो जाता है, बट महाराष्ट्र हम लोग जीत जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। झारखंड आप जीत जाते हैं तो सही हो जाता है। ये लोग सिर्फ बहाना बनाने का काम, अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा था तब से बहाना बना रहे हैं, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। और ये लोग बहाना बनाते रहेंगे तो उम्र भर लालू जी की अगली पीढ़ी तो क्या, इनके बाद की जितनी पीढ़ियां, कभी ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाना बनाना नहीं। और आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत बड़े सवाल के साथ। पहला सवाल, क्या हर चुनावी हार को साजिश बताना सही है? यानी हर बार अपनी हार का ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ना, क्या ये सही है? चुनावी साजिश बताना सही है? दूसरा सवाल, क्या महागठबंधन को वास्तव में एक ईमानदार आत्ममंथन की जरूरत है कि आखिर इस बार चुनावों में कहां चूक हुई है? क्या अंदरूनी रणनीति कहां कमजोर रही है? क्या इस पर वाकई एक आत्ममंथन की जरूरत है? तीसरा अहम सवाल, क्या बार बार ईवीएम पर आरोप लगाकर विपक्ष अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से बच रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल जो आज की चर्चा में बना रहने वाला है और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों की ओर करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ इस चर्चा में सोनम पासवान जी जुड़ चुकी हैं, एलजेपीआर की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नीतू निषाद जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ शाह इमरान उल हक जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले नीतू जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, तमाम तरह के जो कवायद है आपकी हार को लेकर लगातार जारी है, महागठबंधन की जो करारी हार हुई है, जिस तरह के जो रिजल्ट आए हैं, वाकई महागठबंधन खुश नहीं है, लेकिन आप कैसे देखती है जो नसीहत चिराग पासवान द्वारा दी गई है कि आत्ममंथन कीजिए, अंदरूनी जो कमियां हैं उन पर काम करने की जरूरत है महागठबंधन को, ना कि आरोप लगाने की? जी, चिराग पासवान जी को तो सबसे पहले मैं ये नसीहत देना चाहूंगी कि क्या वो अपने पिता के ही स्टैंड पे चल रहे हैं? अगर स्वर्गीय राम विलास पासवान जी की अगर हम भूमिका को देखते हैं राजनीति में, तो उनकी भूमिका संघर्ष और सामाजिक न्याय के तहत हुई थी। पर चिराग पासवान जी का जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है उसमें तो काफी हद तक चाटुकारिता ही समझ में आती है मुझे। अब आप हमें बताइए कि चिराग पासवान जी को आप और हमने देखा है जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने किस तरह से एक फोटो के सामने रिटैक किया था आंसू वाला पोज में, वो सभी मीडिया ने भी देखा था। अब मैं बताना चाहती हूँ कि चिराग पासवान में लोग कितनी विश्वसनीयता जताएं। चिराग पासवान तो कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट,
पर जी। उनका सो कॉल उनका मॉडल कौन है? वही गुजराती मॉडल, गुजराती फर्स्ट और बिहारी लास्ट। अगर चिराग पासवान अगर बहुत दूध के दूल्हे हैं तो ये बताएं कि अपना 5-5 फैक्ट्री बिहार को छोड़ करके क्यों बिहार के बाहर लगा दिया और मजदूर बिहार से ले लेते हैं। चिराग पासवान जी अपने अंदर पहले झांके कि उनकी राजनीति की स्तर क्या है। उनके पिता ने कभी भी कोई बड़ा सा टिक्का लगा के और लाल पीला हरा जनेऊ हाथ में लपेट करके राजनीति नहीं की है। चलिए ठीक है, हमेशा न्याय के साथ, गरीब मजलूम के साथ। चिराग पासवान के पिता का चलिए ठीक है नीतू जी, बिल्कुल। अब और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं उन्हीं का जवाब ले लेते हैं। सोनम जी क्या कहेंगे आप? महागठबंधन को आत्ममंथन की बात कर रहे हैं, नीतू जी का कहना है आत्ममंथन की जरूरत तो खुद चिराग पासवान को है कि एनडीए में आखिर आप लोग कहां स्टैंड करते हैं? कोमल जी, सबसे पहले गुड इवनिंग, और जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरा गुड इवनिंग। देखिए, आज भी ये लोगों को बोल रहे हैं कि आत्ममंथन की आवश्यकता है, तो ये लोग अपने अंदर कभी ना पहले झांके हैं ना आज झांकेंगे। ये लगातार जो इनकी सीटें कम हो रही है, हर राज्य में जिस तरह से इनके आंकड़े सीमित हो रहे हैं, उन पे मंथन करने के बजाय आज भी हमारे नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस दिन हमारे नेता से उनके परिवार वालों ने सब कुछ छीन लिया था, तो यही बिहार की जनता है जो आज इनको इस जगह पे पहुंचाई है। हर एक घर, हर एक गांव जा जाकर इन्होंने लोगों के बीच अपना उनके हर दुख दर्द में वो जाके शरीक हुए। तो बिहार की जनता ने भी देखा कि अगर कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है तो वो चिराग पासवान जी ही हैं। गरीब अति पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिस प्रकार से हमारे नेता हमेशा हर मंच, हर सभा से प्रयासरत रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के जिस तरह से उन्होंने मशक्कत किए हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आज बिहार की जनता ने हमारे नेता को चुना है। और ये जो बता रही है टीका लगा लेना, हाथ में कलावा बांध लेना, ये अपने रिलीजन को या फिर अपनी चीजों को दर्शाता है कि उनके अंदर किस तरह की भावनाएं हैं। ये किसी की भावना पे कंट्रोल नहीं लगा सकती हैं। अगर वो किसी शोषित या वंचित समाज से आते तो क्या उनको इजाजत नहीं है इन तरह चीजों को अपनाने का? तो ये सब छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बना करके विकास की बात कीजिए कि बिहार में विकास क्या हुआ है या नहीं हुआ है। 2005 के बाद जब हम लोग सत्ता में आए हैं तो क्या बिहार की स्थिति पहले से बेहतर हुई है क्या नहीं हुई है? तो इन सब विषयों पे बात करने की आवश्यकता है, ना कि किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता है।